नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। दोस्तों, आज के हमारे जीएस में जो चर्चित विषय रहेगा वो रहेगा रानी दुर्गावती की कहानी, जो कि गौड़ साम्राज्य की अंतिम महिला शासिका थीं। ठीक है, इनका नाम रानी दुर्गावती था। अब आज आप ये कहानी सुनेंगे हमारे चैनल जीएस विद श्याम में। उम्मीद करते हैं दोस्तों बेहतर तरीके से आपको ये कहानी समझ में आएगी। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये रानी दुर्गावती जी की फ़ोटो है ना, वीरांगना रानी दुर्गावती। तो आज सुनेंगे आप रानी दुर्गावती की कहानी, कैसे इनका नाम दुर्गा पड़ा, दुर्गावती नाम रखा गया है ना, कैसे ये चंदेल शासक की एक पुत्री गौड़ साम्राज्य में इनका विवाह होता है, कैसे इनका कार्यकुशल। आपको बता दें कि इनके कार्यकुशल के बारे में अकबर का जो सेनापति था अबुल फजल, उसने आईने अकबरी में भी इनका वर्णन किया है ना। रानी के सौर कौशल का वर्णन आईने अकबरी में भी किया गया है। जब रानी और अकबर के सेनापति के साथ युद्ध होता है, आसफ खाता है गढ़मंडला साइड, तो रानी अपने सातित्व की रक्षा हेतु स्वयं प्राणाहुति दे देती हैं। तो ऐसी रानी जो हमेशा इतिहास में याद की जाती हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं रानी दुर्गावती की कहानी। ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये रानी दुर्गावती की फ़ोटो है। देखिए कैसे रानी का आप देख सकते हैं, रानी के युद्ध कौशल के बारे में, कैसे इनकी सजावट है ना, कैसे रानी अपने युद्ध कौशल का परिचय देती हैं। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखते हैं पहले रानी दुर्गावती का जन्म और उनका बचपन। जैसा कि रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर के किले में, कहाँ, कालिंजर के किले में 5 अक्टूबर 1524 संवत 1486 अश्विनी सुदी अष्टमी में हुआ था। इनके पिता का नाम कीरत राय था, यानी कीर्तवर्मन था, तथा माता का नाम कमलावती था। राजा कीरत राय कालिंजर किले के अंतिम चंदेल शासक थे, यानी चंदेल राजकुमारी थी ये, है ना, रानी दुर्गावती। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन दुर्गा अष्टमी भी थी और पूरा महल दुर्गा पूजा की खुशियां भी मना रहा था। अब चूंकि दोस्तों दुर्गा अष्टमी थी, रानी दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म लेती हैं, इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम दुर्गावती रख दिया। कन्या दुर्गावती बहुत ही सुंदर, सुशील और साहसी थीं। तो ये था रानी दुर्गावती के बचपन का कुछ चरित्र। आइए आगे की कहानी पे ले चलते हैं कि रानी का जीवन कैसे कैसे बीता। रानी दुर्गावती का बचपन कालिंजर के किले में बीता। यही वो किला है जहां पर उन्होंने घुड़सवारी, तीर तलवार के साथ साथ बहुत से अस्त्र और शस्त्र भी चलाना सीखा। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इनकी पढ़ाई लिखाई किले के अंदर विशेष गुरुओं द्वारा संपन्न हुई। पूरा बचपन कालिंजर के किले के भीतर ही बीता। धीरे धीरे दुर्गावती अपनी सहेलियों और सिपाहियों के साथ किले से बाहर भी निकलने लगी और जंगलों में शेर का शिकार करने लगी। उनके तेज साहस, सौंदर्य और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल रही थी। जब राजकुमारी जवानी की दहलीज पर पांव रखी थी तो उस समय चंदेल वंश कमजोर हो रहा था। उस पर मुगलों ने निरंतर आक्रमण कर रहे थे और आक्रमण हो भी रहे थे, है ना। जो हमने अभी बताया कि रानी जब जंगलों में शेर का शिकार करने जाने लगी तो रानी इतनी युद्ध कौशल में पारंगत थी कि अगर वो कभी शेर को भी देख लेती थी तो जब तक उस शेर का रानी शिकार नहीं कर देती थी, उसको मार नहीं देती थी, तब तक रानी पानी की बूंद भी नहीं पीती थी, है ना। रानी ऐसे युद्ध कौशल में पारंगत थी, है ना। इसीलिए रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के सदैव पन्नों में अक्षुण्ण अंकरों में हमेशा अंकित हुआ है और आज भी हम उनकी शौर्य गाथा को याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंदेल राजा कीरत राय और गोंड राजा संग्राम शाह के राज्यों की सीमाओं एक दूसरे से मिलती थी और दोनों में काफ़ी मित्रता भी थी। एक बार रानी दुर्गावती शेर का शिकार करते करते काफ़ी दूर निकल गई थी तथा उनकी नज़र अपने राज्य के भ्रमण पर निकले राजकुमार दलपत शाह मडाबी पर पड़ी। एक नज़र में वे उन्हें दिल दे बैठी। ये दलपत शाह मडाबी राजा संग्राम शाह के पुत्र है ना। संग्राम शाह के 2 पुत्र होते हैं, है ना। एक दलपत शाह नाम रहता है और एक का नाम रहता है चंद्र शाह, दलपत शाही और चंद्र शाह। ठीक, तो जब रानी उन्हें देखती हैं दलपत शाह मडाबी को, फिर क्या होता है, राजकुमारी दुर्गावती
पहले से ही दलपत शाही की वीरता और हिम्मत के किस्से सुन चुकी थी। कालिंजर के महल का भुवागन जहां रानी दुर्गावती का बचपन बीता था, इसी दौरान एक पत्र के माध्यम से राजकुमारी ने राजकुमार दलपत शाह से अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव भी उन्हें भेज दिया कि आप हमें अपनी रानी बना लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रानी का जब प्रस्ताव जाता है तो किस तरह रानी का विवाह होता है। पत्र पढ़कर तुरंत ही राजकुमार दलपत शाह पिता संग्राम शाह की आज्ञा लेकर कलिंजर के किले में पहुंच गए और बातचीत से राजा कीरत राय को प्रभावित भी किया। एक सांकेतिक विवाह करके राजकुमारी को अपने साथ सिंगौरगढ़ के किले में लाए, जहां पर गोंडी विधि विधान से वर्ष 1542 का समय था दोस्तों, जब दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ठीक, शादी के समय दलपत शाह की उम्र मात्र 25 वर्ष और राजकुमारी दुर्गावती की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। शादी के कुछ साल तक दोनों दमोह जिले के सिंगौरगढ़ किले में ही रहे। इस शादी के बाद कीरत राय को शेर शाह सूरी से लड़ने के लिए गोंड सेनाओं की सहायता मिली, लेकिन शेर शाह सूरी ने कीरत राय को हराकर 1545 में कालिंजर के किले पे कब्जा कर लेता है। यही वो कालिंजर का किला है जहाँ शेर शाह सूरी की मृत्यु भी हो जाती है, कालिंजर के किले में ही। ठीक है, जब वो जाता है तो बम विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंगौरगढ़ का किला, जहां से रानी दुर्गावती की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। रानी दुर्गावती की शादी जब संपन्न हो गई, उसके बाद उन्होंने वहीं समय बिताया, है ना। ये सिंगौरगढ़ जितने भी किले हैं ये सब संग्राम शाह के द्वारा बनवाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि 52 गढ़ों को मिला के ये गढ़ मंडला बनाया गया था, है ना। 52 गढ़ों का जो निर्माण है वो संग्राम शाह द्वारा ही करवाए गए थे। चाहे आप सिंगौरगढ़ या और जो जिसमें भी आप गढ़ नाम सुनते होंगे, है ना, राहतगढ़, ये सब संग्राम शाह के द्वारा ही इनका निर्माण कराया गया था। सिंगौरगढ़ का किला राजा बाने बसौर ने बनवाया, है ना। यहाँ बाने बसौर जरूर लिखा है, लेकिन संग्राम शाह ने जीत लिया था और गोंडवाना के उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए सुदृढ़ किया था और अपने बेटे दलपत शाह को उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। महारानी दुर्गावती शादी के बाद अपने पति दलपत शाह के साथ इसी किले में रहने लगे, यानी वैवाहिक जीवन जब रानी का संपन्न होता है तो सिंगौरगढ़ के किले में ही रहना पसंद करती हैं, क्योंकि यह किला बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच स्थित है, जिसकी खूबसूरती देखने को दोस्तों बनती है। कालिंजर किले के विजय के बाद मुगल दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे और सिंगौरगढ़ के किले पर भी नजर जमाए हुए थे, लेकिन किले पर काफ़ी खतरा बढ़ रहा था। इधर रानी दुर्गावती भी गर्भवती हो गई थी। रानी की बेहतर देखभाल और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सिंगौरगढ़ किले से मदन महल, यानी मदन महल आपका कहाँ है, जबलपुर, मदन महल जबलपुर लाया गया, जहां उनके ससुर संग्राम शाह रहते थे और सुरक्षा स्थिति काफ़ी मजबूत थी। शादी के एक साल बाद 1543 में रानी दुर्गावती के ससुर राजा संग्राम शाह की भी मृत्यु हो गई, है ना। यानी रानी दुर्गावती कि अब ससुर भी संग्राम शाह जो हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है ना। रानी गर्भवती हैं और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आगे देखते हैं। सिंगौरगढ़ का किला की बात करें तो दमोह में सिंग्रामपुर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। सिंगौरगढ़ कहाँ है, दमोह। चौरागढ़ के अलावा सिंगौरगढ़ भी महाराजा संग्राम शाह की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर गोंडों की कई पीढ़ियों ने राज किया। यहाँ पर एक खूबसूरत तालाब है जो कमल के लाल और सफ़ेद फूलों से भरा है ना। यहाँ कमल लिखा था, है ना, कमल लिखे थे, जो कमल के लाल और सफ़ेद फूलों से भी भरा रहता था। कठिन भौगोलिक स्थित का यह किला शत्रुओं के लिए बहुत मुश्किल चुनौती पेश करता था। महाराजा संग्राम शाह का विशाल साम्राज्य 52 गढ़ों तक फैला था। जो अभी मैंने इनका चर्चा किया कि जिनका साम्राज्य था 52 गढ़ों तक फैला हुआ था, जो पश्चिम में गिन्नौरगढ़, भोपाल पूरब में लाफागढ़, विशालपुर उत्तर में सिंगौरगढ़ और दमोह और दक्षिण में टीपागढ़ महाराष्ट्र तक फैला था। दोस्तों, युवराज दलपत शाह अपनी नई नवेली रानी के साथ किसी भी गढ़ पर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंगौरगढ़ के किलों की ही चुना, क्योंकि सिंगौरगढ़ का किला दोस्तों काफ़ी खूबसूरत, अपनी अद्वितीय प्रतिभा के लिए भी जाना जाता है यह किला, है ना। आसपास जो तालाब हैं, बहुत अच्छे फूलों की सजावटी भी देखने को यहाँ मिलती है। गढ़ा गोंड साम्राज्य की नींव जो अगर बात करें तो राजा यादव राव ने रखी थी। राजा मदन सिंह 34वें राजा इसी गढ़ा साम्राज्य के वंशज थे ना, इन्हीं के नाम पे मदन महल पड़ा, जिन्होंने मदन महल का निर्माण कराया। राजा मदन सिंह करीब 1116 ईस्वी से राज्यारंभ किए। बाद में ये
बाद में ये किला महाराज संग्राम शाह को विरासत में प्राप्त हुआ। यह राज परिवार मडावी गोत्र का था, है ना। इनका गोत्र क्या था? मडावी गोत्र था, जो गोंडी परंपरा के अनुसार 7 देवी के अंतर्गत आता था। गढ़मंडला के राजा संग्राम शाह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दलपत शाह था और छोटे बेटे का नाम चंद्र शाह था। इस राजघराने ने जबलपुर के पास गढ़ा में एक खूबसूरत महल का निर्माण कराया, जिसे मदन महल के नाम से जाना जाता है। यह एक अद्भुत किला है जो चट्टान के ऊपर बनाया गया है और नीचे महल के अन्य हिस्से हैं, है ना। ये मदन महल कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? ये मदन महल आपका जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यह बहुत ही सुरक्षित और राष्ट्रीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किला था, इसलिए गर्भवती रानी को इस किले में रखा गया। इसी किले में 1545 में रानी दुर्गावती ने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण या बीरसा रखा गया। रानी दुर्गावती ने इसी मदन महल में अपने बच्चे वीर नारायण को जन्म दिया। आगे बात करते हैं दोस्तों। 11वीं शताब्दी से 15 शताब्दी तक गढ़ा गोंड राज्य की राजधानी हुआ करता था, जो गोंड राजा मदन शाह के द्वारा बसाया गया था। यहीं से राजा संग्राम शाह ने कुल 52 गढ़ स्थापित किए और गोंडवाना राज्य का विस्तार किया, जिसे दलपत शाह और रानी दुर्गावती ने बाद में संभाला। इस किले को पहले मदन महल फोर्ट और अब रानी दुर्गावती फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के किस किले को रानी दुर्गावती फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका मदन महल का किला, और कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। आइए बात करते हैं आगे, अपनी कहानी को आगे ले चलते हैं। वर्ष 1543 में इसी किले में राजा संग्राम शाह की मृत्यु हो गई। इस किले में बाद में उनके बड़े बेटे दलपत शाह की भी 1550 में मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हुई। अब बताइए, दलपत शाह की जब मृत्यु हो गई तो वीर नारायण की उम्र मात्र थी 5 वर्ष की उम्र थी वीर नारायण की, है ना, इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। शादी के महज 8 साल बाद ही रानी विधवा हो गई। दलपत शाह की मृत्यु के समय उनके बेटे वीर नारायण की उम्र महज 5 साल की थी, है ना। सुरेश मिश्र जी ने लिखा है। ससुर संग्राम शाह और पति दलपत शाह की मृत्यु के कारण पूरे गढ़ा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती पर आ गई। दलपत शाह के मंत्रियों और विद्वानों आधार सिंह कायस्थ, महेश ठाकुर, केशव लौगाक्षी और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने वीर नारायण का राज्याभिषेक किया और रानी दुर्गावती को शासन चलाने के लिए तैयार किया। शासन शक्ति हाथ में आते ही रानी बहुत ही सक्रियता से राज्य का समस्त प्रशासनिक कार्य अपने हाथों में लेने लगी। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और पारदर्शिता से रानी बहुत ही बेहतर ढंग से गढ़ा साम्राज्य को संभाला और आगे बढ़ाया। कहने को तो वीर नारायण का राज्यकाल था, लेकिन पूरे शासन प्रणाली की सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ रानी दुर्गावती थी। फिर रानी दुर्गावती बहुत अच्छे से अपने शासन प्रशासन को संभालती हैं और कुछ समय बाद दोस्तों गोंडवाना साम्राज्य पर मुगलों का कई बार आक्रमण लगातार होने लगता है, फिर भी रानी भयभीत नहीं होती हैं, है ना। रानी का एक हाथी था जिसका नाम था सरमन, इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे कहानी आएगी। रानी दुर्गावती को गढ़ा राज्य की संपन्नता और वैभव की कहानियां सुनकर कई राजा उस पर अधिकार करने की इच्छा करने लगे। गढ़ा पर पहला आक्रमण मियाना अफगानों ने, गढ़ा पर 3 आक्रमण हुए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला आक्रमण मियाँ अफगानों ने किया जो रायसेन के आसपास रहते थे। इसी आक्रमण को रानी दुर्गावती ने बड़ी कुशलता से असफल कर दिया। कई अफगानों को बंदी बना लिया। उसके बाद कई अफगानों ने रानी की सेना में ही नौकरी कर ली और रानी के लिए लड़ने लगे। इन्हीं अफगान सरदारों में एक शख्स था शम्स खां मियाना, जो रानी दुर्गावती की सेना में महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी हुआ करता था, है ना। इसी बीच दूसरा आक्रमण मालवा से बाज बहादुर का होता है, ये देखते हैं। इसी बीच दूसरा आक्रमण 1556 में मालवा के सुल्तान सुजात खान के बेटे बाज बहादुर ने किया और पश्चिम की तरफ से गढ़ा पर चढ़ाई की, लेकिन रानी दुर्गावती की सूझबूझ और कुशल युद्ध रणनीति के कारण सुनतालों की एक भी ना चली। बाज बहादुर जान बचाकर भाग गया। उसकी पूरी सैन्य शक्ति गोंड सेनाओं द्वारा तहस नहस कर दी गई। इस तरह स्त्री से हारने के कारण बाज बहादुर की बड़ी बदनामी हुई और उसको हराने के कारण रानी दुर्गावती की चर्चा और तेजी से फैल गई और तेजी से व्याप्त हो गई। जाहिर सी बात है, एक महिला कैसे मालवा के शासक बाज बहादुर को परास्त कर देती हैं, अपने युद्ध कौशल का इतना अच्छा परिचय देती हैं कि 2 आक्रमण रानी ने लगातार 2 आक्रमण जो है उनमें रानी को सफलता मिली, लेकिन जो तीसरा आक्रमण रानी को वो मुगलों के साथ होगा जिसमें रानी असफल हो जाएंगे। आगे देखते हैं। पश्चिम में रानी दुर्गावती की साम्राज्य की सीमा मालवा से तथा उत्तर में कड़ा और मणिकपुर सूबे की सीमा से लगती थी, है ना। पश्चिम में बाज बहादुर तो उत्तर में आसफ खां से खतरा, या आसफ खां वही अकबर का सेनापति बना हुआ था। इसी दौरान बाज बहादुर को हराकर मुगल सेना मालवा पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह रानी दुर्गावती की गोंड साम्राज्य की उत्तरी और पश्चिमी
दोनों सीमाएं मुगल सल्तनत से मिलने लगी थीं, फिर भी रानी को मुगलों से कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था और ना ही भविष्य में मुगल आक्रमण के लिए कोई विशेष तैयारी रानी ने की थी। रानी का यही अति आत्मविश्वास गोंडवाना साम्राज्य के पतन का कारण बना, है ना। क्योंकि रानी ने जब देखा कि मुगल सत्ता इतनी शक्तिशाली से पूरे भारत देश में फैल गई है, फिर भी रानी कभी भी मुगलों को मतलब उस विचार में नहीं थी कि मैं इनसे पहले जाके आक्रमण करूंगी, है ना। मतलब वो आक्रमण करने के लिए आएंगे तभी हम आक्रमण करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो अपने राज्य तक सीमित रहे, हम अपने राज्य तक सीमित रहे। ऐसी विचारधारा रानी की थी। हालांकि विचारधारा भी सही थी, पर रानी को पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी भी करनी चाहिए थी। पर रानी चूंकि अकेली थी, दलपत शाह नहीं थे, संग्राम शाह भी नहीं थे उनके ससुर, तो रानी अकेली थी। इस कारण उनको लगा कि पहले अपने साम्राज्य की ही रक्षा की जाए, वो अभी बहुत है। रानी के शासनकाल की बात करें तो इधर गढ़ा साम्राज्य की पताका रानी दुर्गावती के नेतृत्व पर ऊंचाई पर फहरा रही थी और उसी समय पानीपत की दूसरे युद्ध में हेमू को परास्त कर दिल्ली की सल्तनत पर मुगल बादशाह अकबर सत्तारूढ़ हो चुका था। वर्ष 1562 में अकबर की सेना मालवा के शासक बाद बहादुर को भी हराकर मालवा को अपने अधीन कर चुकी थी। अब अकबर ने भी इनके बारे में बहुत सारी मतलब इनकी गाथाएं सुन रखा था। गढ़ राज्य की समृद्धि और वैभव को सुनकर आसफ खान ने अकबर की अनुमति से रानी पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। आसफ खान ने रीवा के राजा रामचंद्र को भी परास्त करते हुए गढ़ा को जीतने के लिए गढ़ा की ओर बढ़ा ना। आसफ खान रीवा भी आया, रीवा के राजा रामचंद्र को भी परास्त किया। गढ़ा की उत्तरी सीमा तक आने पर भी रानी दुर्गावती को चिंता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अपनी सेना की शक्ति, अपने साहस और अपनी योग्यता पर काफी भरोसा था। ये अबुल फजल कहता है ऐसा। यहाँ पर रानी दुर्गावती से चूक हुई और वो आसफ खां के बड़ी सेना और साजो सामान से लैस सैनिकों का सामना करने के लिए अपनी सेना को पहले से तैयार नहीं कर सकी, क्योंकि रानी को यह यकीन नहीं था कितनी सेनाओं के साथ अकबर की सेना हमसे लड़ने के लिए आएगी। दलपत शाह की मृत्यु तो पहले भी हो चुकी है, ये एक नज़र इसमें भी डाल लेते हैं। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने गढ़ा की राजधानी सिंगोरगढ़ बदलकर चौड़ागढ़ कर दी। यानी अगर इतिहास में कभी पूछता है कि रानी दुर्गावती ने सिंगोरगढ़ से बदलकर अपनी राजधानी कहाँ की, तो कहाँ की दोस्तों, चौरागढ़ कर दी। और कब? दलपत शाह की मृत्यु के बाद। बात करें चौरागढ़ किले के बारे में तो यह किला अत्यंत दुर्गम स्थान पर घने जंगलों और पहाड़ों पर बना था। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर रानी का खजाना था। यहीं पर वीर नारायण की होने वाली पत्नी को रखा गया था, जो राजा पूरागढ़ की बेटी थी। वीर नारायण लगभग 19 वर्ष का जवान था, जिसकी शादी रानी दुर्गावती चौरागढ़ के किले में धूमधाम से करने का प्लान बना चुकी थी। रानी के जीवन का यह चौथा किला था जिसमें उन्होंने अपने शासन व्यवस्था का केंद्र बनाया और यहीं से बामन गढ़ों का नियंत्रण भी जारी रखा, है ना। बामनगढ़ गढ़ा की नई राजधानी चौरागढ़, जहां पर गोंडवाना रियासत का खजाना था। रानी दुर्गावती ने पति की मृत्यु के बाद गढ़ा का शासन यहीं से संचालित किया। रानी दुर्गावती सिंगोरगढ़ में अपने किले की शासन व्यवस्था का जायजा ले रही थी। तभी उन्हें खबर लगी कि गोंडवाना पर आक्रमण के लिए मुगल सेनापति आसफ खान लाव लश्कर के साथ दमोह तक आ चुका है। एक जानकारी के अनुसार आसफ खान की सेना में 50,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। तबकात एक वरी में लिखा गया है। आसफ खान ने गढ़ा पर उत्तर की दिशा में आक्रमण किया और दमोह से होते हुए गढ़ा की तरफ चला। याक आक्रमण की खबर सुनकर रानी के सैनिकों में भगदड़ मच गई, लेकिन रानी दुर्गावती बड़े धीरज, साहस की स्थिति को संभाला और अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया कि हमें हार नहीं माननी, हमें जमकर टक्कर लेना है और हमें मुगल सैनिकों को परास्त करना है। पर आइए देखते हैं, एक चूक हो जाती है रानी के जीवन में। आधार सिंह कायस्थ ने रानी को अकबर की सेना की विशालता, उसकी चक्रव्यूह और तोपों के बारे में बताया और यह भी बताया कि उनकी अपनी सेना के सैकड़ों सैनिक सेना को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। रानी इस बात से भी बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने मंत्री आधार सिंह से कहा, अपमानजनक जीवन से सम्मानजनक मृत्यु बेहतर है। यदि अकबर स्वयं आता तो उसके लिए सम्मान प्रकट करना मेरे लिए उचित था, किंतु आसफ खां क्या समझे कि रानी का पद क्या होता है, और यही सबसे उत्तम होगा कि मैं वीरता पूर्वक अपनी मृत्यु का आलिंगन करूं। ये रानी का बहुत ही अच्छा कथन था। अगर मुगल साम्राज्य का स्वयं एक राजा आता अकबर, तो मैं उसका भी सम्मान बहुत अच्छे तरीके से प्रकट करती, किंतु आसफ खां आया है और वो क्या जाने कि एक रानी का पद क्या होता है। रानी का पद तो एक राजा ही समझ सकता है। फिर भी अगर मेरे को मृत्यु आती है तो मैं वीरता पूर्वक इस मृत्यु का आलिंगन करूंगी।
रानी ने कुछ सैनिकों को सिंगौरगढ़ के किले की सुरक्षा में छोड़कर खुद गढ़ा यानी जबलपुर की तरफ चल दी और गढ़ा आकर अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ रानी ने आसफ खां से मुकाबला करने का फैसला किया। देखिए कहाँ रानी का 5000 और उसका 50,000 सैनिक। आसफ खां ने सिंगौरगढ़ किले को आसानी से फतेह कर लिया और अपनी सेना के साथ गढ़ा को कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। आइए देखते हैं आगे। रानी दुर्गावती ने अपने सेनापतियों के साथ विचार विमर्श किया और सेना को लेकर गढ़ा के दक्षिण में एक सुरक्षित क्षेत्र नरई नाला के पास चली गई है ना। नरई नाला बताएंगे आगे कहाँ है। यह स्थान गौर और नर्मदा नदियों से घिरा हुआ था। नरई नाले के सुरक्षित स्थान पर आसफ खां के आने का इंतजार करने लगी। जब तक आसफ खां गढ़ा यानी जबलपुर आ चुका था, लेकिन गढ़ा के किले में रानी को ना पाकर अपनी सेना को उनको ढूंढने में लगा दिया। जैसे ही उसे रानी के नरई नाले के करीब छिपे होने का पता चला, अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और खुद रानी के दूसरे किले पर गढ़ा पर भी कब्जा कर लिया। इसी बीच 23 जून 1564 की सुबह रानी के सैनिकों और आसफ खां के सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आसफ खां के मुगल सरदारों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद ने कुछ सैनिकों के साथ नरई नाले की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी अधिकार कर लिया, जिसमें रानी के हाथी सेना के फौजदार अर्जुन दास बैस की मृत्यु हो गई है ना। लगातार युद्ध होता रहा। इसी दिन रानी के पुत्र वीर नारायण ने आसफ खां की सेना को 3 बार पीछे से धकेला और अंत में घायल हो गया। तब रानी ने अपने सिपाहियों को उसे सुरक्षित जगह चौरागढ़ चौगान का किला ले जाने का आदेश दे दिया गया और खुद अपने हाथी सरमन पर सवार होकर आसफ खां की सेना से लोहा लेने निकल पड़ी। आसफ खां की सेना में रानी दुर्गावती की सेना से कई गुना सैनिक, घुड़सवार और तोपखाने थे। फिर भी रानी ने पूरी सेना को शाम तक मुकाबला करती रही और मुगल सेना को कई बार पीछे जाने पर मजबूर किया। दिन अस्त होने पर रानी ने अपने सिपाही सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा कि हम लोग अभी रात में ही मुगल सेना पर आक्रमण कर दें, नहीं तो सुबह तक खुद आसफ खां अपने तोपखानों और गोला बारूद के साथ गढ़ा से नरई नाला आ जाएगा और युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रानी के प्रस्ताव से कोई भी सहमत नहीं हुआ। यही एक गलती हो गई कि रानी के प्रस्तावों को लोगों ने नहीं माना। रानी के प्रधान सचिव आधार सिंह और ब्राह्मण सलाहकारों ने ऐसा न करने का सुझाव दिया। उनके सभी ब्राह्मण सलाहकार महेश ठाकुर, केशव लौगाक्षी, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित आदि उन्हें रात्रि में युद्ध न करने का धर्म पाठ पढ़ा दिया। तो रानी भी धर्म के चक्कर में पड़ गई और सेनापतियों को ऐसा न करने का सुझाव दिया और बताया इससे अनर्थ हो जाएगा और अपयश मिलेगा। ब्राह्मणों की यह सलाह मानना रानी दुर्गावती के लिए भारी पड़ गया है ना, क्योंकि युद्ध में कौन सा धर्म, जब युद्ध के लिए लोग निकल पड़ते हैं तो सिर्फ या तो मृत्यु या तो जीत मिलती है, तो फिर मृत्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो रानी का वही था कि हम रात को भी युद्ध करेंगे। चूंकि रानी महिला शासक अकेली थी तो उनको लगता था कि 50,000 अगर सैनिक एक साथ आक्रमण करेंगे सुबह तो हम कैसे उनका टक्कर कर पाएंगे। अगर रात को ही हम अपनी युद्ध नीति का परिचय दे दें तो हम कुछ सैनिकों को ऐसे ही परास्त कर सकते हैं और रानी हो सकता था युद्ध को फतेह भी कर लेती। लेकिन रानी के जीवन में एक गलत निर्णय साबित हो गया। दुर्भाग्य देखिए, उसी रात गौर और नर्मदा नदियों में बाढ़ भी आ गई, जिससे ना दोनों नदियों के बीच घाटी में ही फंस गई और एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता भी मुगल सेना के अधिकार में था। अगर बाढ़ ना आती तो नरई नाके के उस पार ऊंचे नागा पहाड़ियों पर रानी और उसकी सेना के बीच निकलने का रास्ता भी मिल जाता। 24 जून 1564 की सुबह आसफ खां अपने तोपखानों के साथ नरई आ गया और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। रानी अपने सबसे ऊंचे हाथी सरमन पर होने कारण आसानी से दुश्मनों को नजर भी आने लगी और बड़ी आसानी से दुश्मन के तीरबाजों के निशाने पे थी। दोनों सेनाओं का युद्ध चल रहा था और रानी की सेना मुगलों को दोपहर तक पीछे धकेल रही थी। तभी एक तीर रानी की दाईं कनपट्टी पर लगी, जिसे रानी ने तुरंत निकाल कर फेंका, लेकिन तीर का नोक रानी के शरीर के अंदर ही रह गया। दूसरा तीर भी रानी के गर्दन में आ लगा। काफी खून बहने से रानी मूर्छित हो गई और हाथी से नीचे गिर गई। रानी का महावत आधार सिंह उन्हें बाहर लेकर जाने की तैयारी ही कर रहा था। तभी रानी को थोड़ा होश आया। उन्होंने महावत आधार सिंह से कहा कि वो उन्हें मार दें, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। रानी ने ही अपनी कटान निकाली और अपने दोनों हाथ से पकड़कर एक ही झटके में अपने सीने में उतार ली और अपने जीवन का अंत कर लिया। वो किसी भी हालात में मुगलों के हाथ नहीं लगना चाहती थी और जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। आज नरई नाले के पास रानी दुर्गावती और उनके हाथी सरमन की समाधि बनी है, जहाँ प्रतिवर्ष जनवरी में मेला लगता है। यह आपके जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर। रानी अपने सातित्व की रक्षा हेतु स्वयं अपनी प्राणाहुति दे दी और मुगलों के हाथ रानी नहीं लगी और रानी के साम्राज्य का कुछ इस प्रकार अंत हो जाता है।
नरई का युद्ध जीतने के बाद आसफ खां के हाथ 1000 हाथी और ढेर सारी संपत्ति हाथ लगी। युद्ध के जीतने के बाद आसफ खां गढ़ा में ही बरसात रुकने का इंतजार किया और 2 महीने बाद उसने रानी के मुख्य किले चौरागढ़ पर आक्रमण किया, जहां रानी खजाना था और रानी की होने वाली बहू और अन्य परिवार के सदस्य रहते थे। चौरागढ़ के किले पर रानी दुर्गावती के बेटे वीर नारायण ने मुगलों के सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की और महल की औरतों ने जौहर कर लिया। चौरागढ़ जीतने के बाद आसफ खां के हाथों ढेरों संपत्ति, सोने चांदी, गहने, सिक्के और जवाहरात और कीमती असरफियां भी हाथ लगी। इस तरह गोंडवाना के महान साम्राज्य का अंत हुआ और धीरे धीरे उनके सभी बामनगढ़ और किले मुगलों के हाथ में चले गए। इस वर्ष 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती का 455वां बलिदान दिवस था। अपने सम्मान और साम्राज्य की सुरक्षा करते हुए प्राणाहुति देने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती मंडावी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके इतिहास में जो बलिदान हुए हैं, तो इतिहास हमेशा उनकी शौर्य गाथाओं को याद रखेगा, उनके जीवन से कुछ सीख लेगा और सीख से हमेशा प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं रानी दुर्गावती की कहानी जरूर आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो आज के हमारे जीएस विश्याम का टॉपिक था रानी दुर्गावती के चरित्र की बातें, रानी दुर्गावती की जो ऐसी बातें जो उनके चरित्र को कृतार्थ करती हैं, उनसे कुछ प्रेरणा लेने को मिलती है। तो आज के जीएस विश्याम में दोस्तों रानी दुर्गावती की कहानी रही। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो इसको अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।